दोस्तों इस वीडियो में हम 3 मॉडल सेट देखेंगे। पहला मॉडल सेट आपके सामने है। चलिए इसमें बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आपने कितने पढ़े हैं, कितने तैयार किए हैं, वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो एग्जाम हो अच्छा हो पाए। पहला क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू का है। स्थिर वैद्युतिकी का जो संबंध है उससे रिलेटेड जो नहीं है वो नियम आपसे इसमें पूछा गया है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होगा तो वो कितना होगा। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर आपको आंसर्स देने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है ताप वृद्धि जो है प्रतिरोधकता को क्या करता है, कम करेगा या ज्यादा करेगा, ये यहाँ पे पूछी गई है। बस ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम 10वीं क्लास से ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, कई क्वेश्चंस तो 10वीं क्लास के भी हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो इसमें से पूछ रहा है किसका प्रतिरोध जो है सबसे अधिक होता है, गैल्वेनोमीटर का या एलीमीटर मिलीमीटर का या एमीटर का या वोल्ट मीटर का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर पर विद्यमान इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोटोन के गतिज द्रव्यमान का जो सूत्र है वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो है किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 8 दिन इसने दे दी है तो कितने दिन के बाद में इसका द्रव्यमान जो है घट करके मूल द्रव्यमान का जो 1/8वां भाग रह जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल उपयोग में लाया जाता है, उसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पीएन संधि डायोड में अक्षय परत का प्रतिरोध अधिक होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आवेश वाहक नहीं होते हैं या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन होते हैं आपको ये बताना है। आपने पढ़ा होगा पीएन संधि डायोड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट होता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर्स भेज सकते हैं पीडीएफ के रूप में, नीचे यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप सीधा भेज सकते हैं जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके सॉल्यूशन के लिए। यदि आप उसके सॉल्यूशन चाहते हैं तो डायरेक्ट पेपर का पीडीएफ बना करके पेज नंबर 1 से, जैसे आपने अभी ये वीडियो देख रहे हैं पेज नंबर 1 से देख रहे हैं, तो पेज नंबर 1 से अंतिम पेज तक आप अपने क्वेश्चन पेपर को, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, आप भेज सकते हैं। उनके सॉल्यूशंस आपको दे दिए जाएंगे। आपके सारे सब्जेक्ट भेज सकते हैं चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट आपसे पूछा गया। आपको सभी को पता होगा यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया इसने, ठीक है। उन्हीं यूनिवर्सल गेट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो है आपका कौन सा गेट बना देता है, आपका सारे गेट बना देता है उसको, इसीलिए यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। राइट करना है आपको रदरफोर्ड परमाणु के जो 2 पोस्टुलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं एटॉमिक मॉडल के, वो आपको बता देने हैं। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें एम द्रव्यमान का कोई पिंड जो है वी चाल से ऊर्ध्वाधर धरतः ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली वर्टिकली जो है ऊपर भेजा फेंका जा रहा है, या लौट कर उसी चाल से फेंकने वाले के हाथ में आता है। तो आपको परिकलन करना है संवेग यानी कि मोमेंटम में कितना बदलाव होगा ये बताना है। उसके बाद में आपको बताना है परिमाण जो होगा मोमेंटम का, वो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या चेंज होगी वो भी आपको बताना है। अगला है किसी पिंड की आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मा में स्पष्ट भेद यानी कि अंतर आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए जिन्हें जिन्हें हम देख तो नहीं पाते पर हमारी इंद्रियां उनका अनुभव कर सकती है। यानी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडिनल है आपका, दैट्स मीन आपका यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना, वेव्स का फॉर्म जो है उसी डायरेक्शन में, और ट्रांसवर्स में जो है आपका जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद में है एक असमान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव का व्यवहार क्या होगा ये आपको बताना है। एक समान में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। एक असमान है, सॉरी, एक समान में तो सिंपल सा है, असमान पूछ रहा है यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है ये। इसके बाद में है आपसे पूछे अधिकांश सामान्य गैसें जो है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं प्रदर्शित करती, ये आपको बतानी है। वेवलेंथ के हिसाब से आप बता सकते हैं। 17 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अपने कमरे में बैठे बैठे आप सड़क पर बजने वाले हॉर्न की ध्वनि तो सुन पाते हैं पर सड़क के किनारे जलने वाले लैंप या प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पाता, इसका रीजन आपको बताना है। तो इसमें भी आपका सिंपल है, वेवलेंथ के हिसाब से इसका भी आंसर दे देंगे आप। फोटोन जो है यहाँ पे दिया गया 2.3 ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
कार्यफलन वाले किसी धातु के टुकड़े पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोनों की बौछार की जाती है। इससे उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा का परिकलन माप आपको बताना है, सीधी सी बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती व्यास के किसी पाइप में होकर जल नियमित गति से प्रवाहित हो रहा है। यदि उस स्थान पर जहां पाइप का व्यास 0.2 मीटर है जल का प्रवाह जो है 2 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उस स्थान पर जल प्रवाह की गति क्या होगी जहां पाइप का व्यास जो है यानी कि डायामीटर जो है वो कितना बन जा रहा है, 1 मीटर। ठीक है, तो आपको ये बताना है, चेंज कर रहा है ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पूछा है ट्रांजिस्टर के बारे में। इसमें आपका AC है 125 नाम दिया गया इसको। यह क्या अभिलक्षित करता है ये आपको बताना है, ये नाम से क्या अभिलक्षित होता है। ट्रांजिस्टर के 3 उपभोज्य विन्यासों के नाम आपको बताने हैं। NPN ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार विन्यास में उपयुक्त अभिनीत दर्शाते हुए जो है इसका एक आरेख भी यानी कि आपको बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो है बता देना है सर्किट डायग्राम के साथ में, प्रॉपर बाइजिंग का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है आपका नामांकित स्वच्छ आरेखों द्वारा कारणों के इंजन की संरचना, और उसके बाद में क्या है कार्यनुधि, अच्छा कार्यविधि भी आपको इसकी समझानी है और इसकी कार्यविधि में शामिल विभिन्न चरणों का उल्लेख भी आपको कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कार्नो नहीं है, ये कार्नोट होना चाहिए। ठीक है, कार्नोट यहाँ पे मिसप्रिंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करनी है श्वेत प्रकाश की कोई किरण जब कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभाजित क्यों हो जाती है, परंतु जब यह कांच के आयताकार टुकड़े से गुजरती है तो अवयवी रंगों में विभाजित नहीं होती है। यहाँ पे सिंपल से बात है, प्रिज्म की बात कर रहा है, जो कि आपका लाइनों को जो प्रकाश जब अंदर जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे उसको फैला देता है और इस तरह से पूरी की पूरी बिखर जाती है। इसकी व्याख्या जो है आपको स्वच्छ चित्र के साथ में करनी होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिल्टर युक्त पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का जो है परिपथ आरेख आपको बताना है। सिंपल आपका फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। ठीक है, इसके निवेशी और निर्गत तरंग रूप भी दर्शाइए। इन सभी क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैं करवा चुका हूं। अगर आप लोग पहले से स्टार्टिंग से जो भी वीडियोस देख रहे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो आप लोगों को इनके सॉल्यूशंस मिलते रहे होंगे, क्योंकि अभी वो वीडियो बनने के बाद में बहुत सारे वीडियोस बनते जाते हैं तो वीडियोस नीचे चला जाता है। तो जो बच्चे चैनल पे ढंग से पढ़ रहे हैं और बने हुए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे 24वां क्वेश्चन जो है एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको देना है। यहाँ पे बोला क्या है, सिंपल कि पानी के भीतर का आपको एक वायु का बुलबुला, जल की एक गोलाकार बूंद तथा साबुन का एक बुलबुला, ये सभी समान त्रिज्या 0.5 mm के हैं। त्रिज्या दे दिया है यानी कि रेडियस दे दिया है, तो इसके भीतर और बाहर के दाब मानों में क्या अंतर होगा ये आपको बता देना है। ठीक है, इसमें जो है वॉल्यूम आपको सब कुछ दे रखी है, जल का पृष्ठ तनाव और साबुन घोल का पृष्ठ तनाव दोनों चीजें दे रखी है, सरफेस टेंशन दोनों का, वाटर का और सोप सॉल्यूशन का दे रखा है। इसके बाद में यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है, किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति जो है 1 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, और ध्वनि की जो पूछता है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट सीधा सीधा पूछ लेता है कि जो आपकी ध्वनि है इसकी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, HZ, केवल HZ जो है ये इसका मात्रक होता है, किलो हर्ट्ज नहीं होता। और प्रेक्षक द्वारा ग्रहण की जाने वाली ध्वनि की तरंग दैर्ध्य का आपको वेवलेंथ का जो है मान बताना है। जब स्रोत और प्रेक्षक दोनों विरामावस्था में हो यानी कि दोनों रेस्ट में हो, और जब स्रोत स्थिर हो और प्रेक्षक की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा हो। ठीक है, तो जब स्रोत है ना, जो स्थिर प्रेक्षक है यानी कि प्रेक्षक जो खड़ा है उसकी तरफ जो है ये स्रोत जो है 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है उसकी तरफ गति कर रहा है। और यहाँ पर जो है मान लीजिए कि पवन में कोई गति नहीं है, यानी कि पवन का जो डिस्टरबेंस है उसको शून्य मान लिया गया है, और वायु में ध्वनि का वेग जो है 340 मीटर प्रति सेकंड जो है ये माना जा रहा है। ठीक है, आपको दे दिया उसने ध्वनि का वेग। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें किसी बैटरी में जब 1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर जो है 9 वोल्ट पाया जाता है। जब इससे 2.0 एम्पियर यानी कि 2 एम्पियर धारा ली जाती है तो वोल्टता घट करके 6 वोल्ट रह जाती है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध और EMF को आपको बताना है।
इसके अथवा पार्ट में भी दिया गया क्वेश्चन, इसमें धातु के एक तार का प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस जो है वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम बता रहा है और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50.5 ओम है। तार के ताप प्रतिरोधकता गुणांक का परिकलन करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ध्यान रखना अंतर होता है, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है दोनों में। इसके बाद में आपका है न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम जो है आपको बता देने हैं, आराम से बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद में गति के तृतीय नियम से शुरू करके रेखीय संवेग संरक्षण नियम उत्पन्न करना है, यानी कि आपको शुरू कहाँ से करना है, गति का तीसरा नियम उठाना है और फिर आपको उसको चेंज कर देना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो रेखीय संवेग है वो आपको निकाल देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें भी 6 नंबर मिलेंगे। तरंगाग्र से क्या अभिप्राय होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रकाश के किसी किरण पुंज के साथ संबंध तरंगाग्र के सापेक्ष किरण पुंज की दिशा क्या होगी, और उपयुक्त आरेख बना करके तरंगाग्र प्रगमन संबंधी हाइगेंस प्रिंसिपल यानी हाइगेंस सिद्धांत की व्याख्या करनी है, और समतल तरंगाग्र कैसे उत्पन्न होता है ये आपको बता देना है। अगला जो है इसमें आपसे देखिए, एक बुलेट जो है 10 ग्राम का है, ठीक है ना, एक बुलेट जो है उसका वेग जो है वो, एक गोली का वेग जो है यहाँ पे 10 ग्राम का द्रव्यमान है, यानी कि मास दे दिया उसका, और एक गोली जो है वो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग वेलोसिटी दे दी, विरामावस्था में रखे 1 केजी द्रव्यमान की लकड़ी के टुकड़े को टकराती है या उससे टकराती है, 1 केजी का द्रव्यमान का लकड़ी का मास दे रखा है और इसमें प्रविष्ट हो जाती है, यानी कि उसमें अंदर चली जाती है। परिकलन करना है आपको ए पार्ट, उसके बाद में बी और सी तीनों को आपको क्लियर कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें इंडक्टेंस, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सोलेनोइड के बारे में पूछा गया है सीधा सीधा। तो आपको कुंडली और प्रेरकत्व और प्रतिबद्धता तथा प्रतिरोध का परिकलन आपको करना है। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, परिनालिका की लंबाई और व्यास दे रखी है, और लपेटे गए फेरे हैं उनका नंबर दे रखा है, सिरों के बीच में जो है ईएमएफ कितना है वो बता रखा है, आवृत्ति भी दे रखी है, और प्रभावित धारा जो है 2 एम्पियर दे रखी है। तो इस तरह से आपको सब कुछ दिया गया है, एसी से जोड़ा गया सूत्र बताया गया है। ये इसी के अथवा पार्ट में है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें 2 ही पार्ट है, और 2 पार्ट के भी छोटे छोटे 2-2 पार्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हिंदी में समझ लीजिए। 250 वोल्ट 500 वाट का एक जो है वैद्युत मिक्सर 125 वोल्ट एसी स्रोत का पर एक जो है आदर्श ट्रांसफॉर्मर लगा करके उपयोग में लाया जाता है। तो आपको ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनका अनुपात आपको रेशियो बताना है। एसी स्रोत से ली गई धारा का परिमाण क्या होगा ये आपको बता देना है। बी पार्ट में पूछा गया ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, और इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया है प्रकरण ए में वर्णित मिक्सर के स्थान पर यदि 250 वोल्ट और 1 किलो वाट का बल्ब प्रयोग किया जाए तो इसका व्यवहार किस प्रकार का होगा ये आपको बता देना। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, जरूर इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है सेट दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट आपको लिए मॉडल पेपर नंबर 2 दिखाने वाला हूँ, उसको भी देख लीजिए। ये है आपका सेकंड नंबर मॉडल पेपर, इसके बाद तीसरा भी मॉडल पेपर दिखा दूंगा। इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार देख लेना, काफी आपके लिए अहम रहने वाले हैं। या फिर से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। नाभिकीय परमाणु की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, आपको चूज करके बता देना है। उसके बाद में जो है यहाँ पर पूछा गया पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है जब अपमिश्रित करते हैं सिलिकॉन में कोई तत्व आवर्त सारणी के कौन से समूह से करते हैं, तब हमें ये बस ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, इनमें से आपको चूज कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आकाश के नीले तरंग के लिए उत्तरदायी परिघटना कौन सी होती है, यानी डिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, या स्कैटरिंग होती है, कौन सा वर्ण विक्षेपण होता है, कौन सा मतलब ये घटना है जो आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी होती है। या आपको पता होगा कि आकाश एक्चुअली नीला नहीं है, वो काला है। आगे आ जाइए, यहां पर जो है चौथा क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी वी इज, तो यहां पर जो है आपको बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवर्ती के फोटोन का संवेग जो है आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स ऑफ एटम को दिया है नंबर में 238U92, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि कौन सा आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। ये पेपर अभी अभी मेरे पास जस्ट
आए हैं, इसीलिए इसके सॉल्यूशंस नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आपके पास समय इतना नहीं है कि सॉल्यूशंस करके मैं डालूंगा, जब तक तो बहुत समय निकल चुका होगा और आपको परेशानी होगी उस समय। अभी आपके जो पेपर्स हो रहे हैं, आपके एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं, उसके लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं। यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन है, ये भी आपका एमसीक्यू है। निम्नलिखित में से किस संधि डायोड का जो है चित्र आईवी अभिलक्षण निर्देशांक अक्षों के चतुर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे जो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम की बात कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फाई दिया गया है और डेल दिया है, इसके बीच में जो संबंध होता है वो कौन सा संबंध यहाँ पे सही होगा वो आपको बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, एक्स के लिए जो है रिएक्शन बता देना है आपको। तो उस रिएक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा या फोटोन होगा, कौन सा उत्सर्जित होगा, ये आपको बता देना है। अगला जो पार्ट है आपका, इसमें एक डायग्राम दिया गया है और इसमें जो है ये डायग्राम जो है ये बूलियन एक्सप्रेशन का है, ठीक है, और ये संकेत से जो है आपको बता देना है कि इसका जो है आपका कौन सी समीकरण जो है इसके लिए सही होगी। समीकरण देख करके आपको बस बता देना है कि इनमें से कौन सा समीकरण इस डायग्राम के हिसाब से सही है, ठीक है। आउटपुट पूछ रहा है, सीधी सी बात बताऊं तो। इसके बाद में जो है नेक्स्ट आपका है, उभयनिष्ठ उत्सर्जन विन्यास में संयोजित किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर में आधार धारा जो है IB दे रखी है, बेस करंट दे रखा है 0.001 मिली एम्पियर तथा संग्राहक धारा IC जो दे रखी है 1 मिली एम्पियर है। इसकी धारा लब्धि जो है आपको बता देनी है, ठीक है। इसकी धारा लब्धि बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि धारा लब्धि मतलब इसमें जो करंट कितना गेन हुआ है वो आपको बता देना है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करके एसआई मात्रक बता देना है। एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फोटो सेल के कोई दो अनुप्रयोग जो है आपको बता देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्वनि में वायु में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन का क्या सूत्र है और लाप्लास ने इस सूत्र में क्या संशोधन किया था, ये भी आपको वो संशोधित करके जो सूत्र बनाया था वो आपको लाप्लास वाला भी लिख देना है। और सूत्र में प्रयोग किए गए संकेतों को निहितार्थ बताइए, यानी कि जो भी उसमें छोटे छोटे सूत्र में हैं तो उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, जैसे भी आपका सूत्र है तो आपको बता देना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें है एक समांतर प्लेट सांद्रित्र को इसकी प्लेटों के बीच V वोल्टता के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। व्याख्या कीजिए कि V के मान को स्थिर रखते हुए इनकी प्लेटों के बीच की दूरी को दुगनी करने पर इसमें संचयित ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होगी। अगला है, विखंडन और संलयन में से कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित करने की अधिक दक्ष अभिक्रिया है और ऐसा क्यों है। इसके बाद में ताप बढ़ाने से किसी अर्धचालक की चालकता किस तरह प्रभावित होती है, ये आपको बता देना है। इससे पहले वाले सेट में भी बताया कि तापमान का क्या फर्क पड़ता है चालकता पे, वो भी आपको बताना है। इसके बाद में 50 kg की भार जो है एक महिला का है, ये है ना, वो लिफ्ट में भार जो है मापक तुला पे खड़ी है, यानी कि जो वेइंग मशीन है जिसके ऊपर हम भार नापते हैं उस पे खड़ी है। भार मापक तुला द्वारा रिकॉर्ड किए गए महिला के भार का परिकलन कीजिए जब लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा हो, जहां पे G का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। इसके बाद में दो कूले की हड्डियां जिनमें से प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट जो है उसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 40 kg द्रव्यमान मास जो है शरीर के ऊपरी भाग को आधार प्रदान करता है। कूले की हड्डियों द्वारा बर्दाश्त किए जाने वाले औसत दाब का जो है आकलन आपको करना है, थाई बोन जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में है, एक ऊष्मक अवयव पर 220 वोल्ट 660 वॉट अंकित है, तो आपको बताना है कि इस ऊष्मक अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके तंतु का प्रतिरोध जो है वो कितना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, प्रकाश के सुसंबद्ध स्रोतों से क्या तात्पर्य है। प्रकाश का व्यतिकरण प्रदर्शित करने के लिए सुसंबद्ध स्रोत की आवश्यकता क्यों होती है। दैनिक जीवन में प्रकाश के व्यक्तिकरण का एक उदाहरण जो आपको बता देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसमें देखिए व्याख्या कर देनी है। नेज अर्धचालक को जब n प्रकार के अर्धचालक में करते हैं और p प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित करते हैं तो, ठीक है, प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल भी और उसके ऊर्जा बैंड का आरेख जो है आपको बता देना है, ठीक है। ऊर्जा बैंड का आरेख तो आपको पता ही होगा।
इसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपके इसके दो पार्ट हैं। एक कोशिका नली के एक सिरे पर जो है एक बड़ा साबुन का बुलबुला और दूसरे पर एक छोटा साबुन का बुलबुला विद्यमान है। इसमें कौन सा बुलबुला दूसरे से वायु ग्रहण करके आकार में बढ़ेगा और ऐसा क्यों होगा? ठीक है। और पारे की बहुत छोटी छोटी अनेक बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं, उसको समझाना है। पारा जानते ही हैं आप, एक दूसरे के साथ मिलकर के बड़ा बूंद बन जाता है, हालांकि उसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद में है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पार्टिकल प्लेसमेंट of a plane progressive harmonic wave prove that particle velocity is ahead of particle displacement in the phase by pi by 2 का जो है डेरिवेशन वो वाला कर देना है आपको। ठीक है। अगला जो है आपका 24 नंबर में फिर से आपके क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, और इसके बाद में हिंदी मीडियम के लिए प्रिज्म वाले चैप्टर से है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, इसमें क्या क्या पूछा गया है। इसी तरह से अगला जो 25वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में है। और यहाँ पर जो है आपको पूछा क्या गया है, सिंपली चुंबकीय जो आरोपित क्षेत्र है उसके द्वारा जो गति प्रदान कर सकते हैं उसके समर्थ में आपको उत्तर देना है। फिर एक काइनेटिक एनर्जी जो है उसको भी आपको बता देना है एक्सप्लेन करके। ठीक है। अगला जो है इसमें 26वां क्वेश्चन, इसमें अथवा पार्ट भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 26वें क्वेश्चन में ये आपका पार्ट है। ठीक है। इसको करना है जो न्यूमेरिकल बेसिस है, जिसमें वेवलेंथ को इसने 450 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य दे रखी है। ठीक है, वेवलेंथ। और इसमें यंग्स एक्सपेरिमेंट का जो है सेपरेशन दिया गया है, वो दिया गया है 0.15 mm। ठीक है, द्विझिर्री यानी कि दो छेद वाले। इसके अथवा पार्ट में भी क्वेश्चन है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये वाला कर सकते हैं। इसमें भी न्यूमेरिकली है, रिड्यूस कर दिया है, 50% तक रह जाएगी। तो फ्रिंज के पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आपको निकाल देना है। 27वें में है उपयुक्त उदाहरण की सहायता से किसी निकाय के ऊष्मागतिकीय संतुलन के अर्थ की व्याख्या आपको कर देनी है। 28वां जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपके दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को ही करना होगा, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेंगे। 29वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा, लेकिन इसमें जो है छोटे छोटे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। परिपथ की प्रतिबद्धता जो है आपको बतानी है, यानी सिंपल सा है, इम्पीडेंस पूछा है सर्किट का, और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है, और इसमें लगने वाली वोल्टता के बीच काला अंतर मतलब हो गया फेज एंगल जो है वो भी आपको बताना है। इसके बाद में 30वां जो अंतिम क्वेश्चन है, इसमें एक पार्टिकल है, उसका मास दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है। ठीक है, इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री पर, और वर्टिकल हाइट जो है वो 0.5 मीटर दे रखा है, यानी आधा मीटर दे रखा है। तो आपको पार्टिकल की स्पीड को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिल रहा है, इस ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पे बॉडी है, फिर से मास दे रखा है उसका 10 kg का, और वो घर्षण विहीन क्षैतिज मेज पर रखा है, यानी कि इसमें जो है घर्षण नेग्लेक्ट कर दिया गया है, घर्षण नहीं माना जाएगा। इसके बाद में जब ये उसके दूसरे सिरे पर जो है M2 यानी कि दूसरा जो मास है, ये M1 10 kg का था, M2 5 kg का रखा हुआ है, वो एक दूसरा पिंड से जुड़ा हुआ है, और M2 को स्वतंत्र छोड़ने पर बताना है पिंडों का त्वरण, और उसके बाद में डोरी में तनाव के माप का जो है मान का परिकलन करना है। जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी लेनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में जो चीज़ दी जाती है उसको लेना है आपको। तो ये आपका सेकंड मॉडल पेपर था। अब मैं आपको थर्ड मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, उसको जरूर देख लीजिए। तो ये है आपका थर्ड मॉडल पेपर, और यहाँ पे आ जाइए, देखिए एम द्रव्यमान की एक गेंद दृढ़ दीवार से यू गति से टकराती है, यानी कोई ठोस दीवार है, रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। टकराने के बाद उसकी गति उसी गति से वापस आ जाती है। तो दीवार के द्वारा गेंद को दिया गया आवेग जो है वो क्या होगा, फॉर्मूला आपको बता देना है, इसमें से कौन सा वैल्यू सही रहेगी। इसके बाद में फिर से आपका नेक्स्ट जो है, एक क्रेन जो है उसका मास दे रखा है 100 kg वाली वस्तु को जो है 10 मीटर की ऊंचाई पर 20 सेकंड में ऊपर ले जाती है। क्रेन की शक्ति जो है वो आपको बतानी है, उसकी शक्ति कितनी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है कार्नोट इंजन की बात हो रही है। कार्नो इंजन जो है वाष्प बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य करता है। इंजन की दक्षता क्या होगी ये आपको बता देना है। इसके बाद में है
यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है और जो है पीवी डायग्राम है, पी और वर्सेस वी के बीच में है ये। तो इसमें कौन सा जो है आपको ऑप्शन सही है, इसके लिए कौन सा प्रोसेस सही है, ये आपको बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन, कहाँ पर साउंड वेव सबसे ज़्यादा कहाँ पर तेज भागेगा? तो निर्वात में। आपको सभी को पता है निर्वात में सबसे ज़्यादा जो है वैक्यूम में लाइट की गति सबसे ज़्यादा तेज होती है। तो ध्वनि की गति कहाँ पे तेज होगी? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? इसके बाद में फिर से एक फिगर दिया गया है, किसी नियत समय पर जो है ज्वारक्रिय तरंग को चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन से दो बिंदु है जो एक ही कला में है? एक ही कला में वो कौन से दो बिंदु हैं जो एक ही कला में है? ध्यान रखना है, आपको बिंदुएं पूछे गए। तो इसे देखिए 1 2, ये ए और बी बिंदु जो है एक ही कला के अंदर आ रहे हैं। और फिर आप नीचे की तरफ जाइए तो यहाँ पर ये और सी और फिर डी और फिर आपके पास में यहाँ पे ई। तो यहाँ पर सी और ई। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए एक प्रकाशिकीय पदार्थ जो है वो होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षण होता है किसका? द्रव्यमान का या संवेग का या ऊर्जा का या सबका? इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हुए में से कौन सी स्पेक्ट्रल श्रेणी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दृश्य भाग के अंतर्गत आती है? निर्वात में जो लैम्डा दे रखा है, इसकी वैल्यू 6000 आर्मस्ट्रांग प्रकाश की किरणों के लिए कांच का अपवर्तनांक जो है यहाँ पे दे रखा है 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का। तो कांच में इसकी तरंग दैर्ध्य का मान, यानी कि आपको वेवलेंथ बतानी है ग्लास की। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिफाइन कर देना है इनको, गतिज घर्षण गुणांक को और स्थैतिक घर्षण गुणांक को। उसके बाद में एम द्रव्यमान का एक गुटका जो है थीटा आंती के खुरदरे तल पर रखा हुआ है, आंती के, और गुटके पर प्रभावी विभिन्न बलों का जो है चित्र आपको दर्शा देना है। मोटर गाड़ियों को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक का एक समुचित चित्र बनाइए। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, जैक को आसानी से बना सकते हैं। फिर इसके बाद में 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन भी आपके इजी हैं, ज़्यादा इसमें हार्डनेस नहीं है, तो आप देख सकते हैं। 16 नंबर भी ठीक ही है आपका, क्योंकि इसमें जो है आपको लाप्लास के बारे में बताना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है कारण बता देना है, दर्शा देना है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है, वो आपको बता देना है। इसके बाद में ग्राफ बता देना है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर कितना होता है वो आपको बता देना। 19वां क्वेश्चन में भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये 3 मॉडल सेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको जरूर एक बार देख लेना कि आपने ये क्वेश्चंस पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। यहाँ पर जो है आपको स्टेट कर देना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, जड़त्व का आपको इनर्शिया का डेफिनेशन दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट है, इन चारों पार्टों को करना है। एक बॉडी का मास दे रखा है, हाइट दे रखी है ग्राउंड से, ठीक है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को आपको यूज करना है इसमें। तो ये चारों पार्ट आपको करने होंगे, एक एक पार्ट एक एक नंबर कैरी करेगा आपके लिए। 22वां जो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम आ चुकी है, तो बर्नौलीज थ्योरम के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है जरूर एक बार, और बेसिस ऑफ स्टोक्स लॉ एक्सप्लेन कर देना है इनको। इसके बाद में 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपके 4-4 नंबर के ही हैं। इसमें भी आपको परिकलन करना है, इसमें आपको इसमें भी व्यंजक प्राप्त करना है, और इसमें भी प्रत्येक का परिपथ बनाते हुए आपको इसका जो है प्रतिरोध का मान निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में नेक्स्ट जो 26 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपका एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है वहां से आ गया है ये क्वेश्चन। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली से। ठीक है, तो ये आपके 26 और 27 नंबर, ये दोनों 10 नंबर हो गए यहाँ पे। 28 नंबर भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पार्ट जो हैं वो आपके ए बी सी, यानी कि पर पार्ट 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं 28 नंबर में।
29 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपके केवल 2 ही पार्ट हैं, यानी कि 3-3 नंबर में आपको एक एक पार्ट जो है करना है। सीवी रमन का नाम आ चुका है नोबेल प्राइजेस का, तो इनके बारे में जो है रमन इफेक्ट के बारे में पूछा गया। ठीक है, स्टेट रमन इफेक्ट करना है और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है इसको दे देना है आपको। डेरिवेशन ज़्यादा है नहीं इसमें। उसके बाद में आपका जो है 30 नंबर अंतिम प्रश्न जो है, इसमें क्लासीफाई कर देना है सॉलिड्स एज ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। डायग्राम बनाना पड़ेगा। ड्रॉ वन ड्रॉ वन डायग्राम ईच ऑफ देयर एनर्जी बैंड। ये तो लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा होता तो आपको एनर्जी बैंड का नाम आते ही एनर्जी बैंड जरूर बनाना है, अन्यथा नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर का एनर्जी बैंड मिल जाएगा आपको, नंबर 1.5 से 2 नंबर उसमें मिल जाएंगे। और सेमी कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स को, इनको आप एक एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो आपको इसमें से भी नंबर मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ से 30वां क्वेश्चन यही है, अंतिम पार्ट था ये आपका। तो ये 3 मॉडल पेपर जो मैंने दिखाए इनको ज़रूर देख लीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स आपके अपलोड हो रहे हैं उनको भी आप चेक कर लेना, ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। और आप अपने सॉल्यूशंस के लिए जो आपके 2022 के करंट एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनके क्वेश्चन पेपर की PDF जो है आप भेज सकते हैं, साफ साफ पहले पेज से लेके अंतिम पेज तक, तो उसके सॉल्यूशंस आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।